आप देख रहे हैं नेशनल वॉच, खबरों का खजाना। नमस्कार दोस्तों, राजधानी लखनऊ के अयोध्या मार्ग स्थित श्री राम स्वरूप मेमोरियल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट में 67 यूपी बटालियन एनसीसी के लिए रविवार का दिन बहुत खास दिन था, क्योंकि कारगिल के वॉरियर्स योद्धा खुद एनसीसी कैडेट्स के बीच में आ चुके थे। सीईओ पुनीत सर ने इनका वेलकम किया और ये जानी मानी हस्ती हैं, जाने माने हमारे देश के जाबाज सिपाही हैं, जिनका स्वागत करने के लिए एनसीसी कैडेट्स हाथ में तिरंगा लेके उनका इंतजार कर रहे हैं। और तो दोस्तों, राजधानी के आज खास मेहमान हैं विंग कमांडर मुकेश तिवारी और उनके साथ हैं कर्नल जीपीएस कौशिक, जिन्होंने कारगिल युद्ध को न केवल लड़ा जिया बल्कि जीत करके भी लेके आए। हम सब जानते हैं कि दुनिया के भर के इतिहास में जो सबसे कठिन लड़ाइयां थी, कारगिल की लड़ाई उनमें से एक थी। और 26 जुलाई के दिन, यानी कि अभी कुछ दिनों बाद कारगिल विजय दिवस मनाया जाएगा। उससे पहले एनसीसी कैडेट से बातचीत करने के लिए ये जाबाज योद्धा खुद यहां मौजूद थे। उनका मनोबल बढ़ाया। युद्ध के दौरान जो किस्से, कहानियां, जो घटना उनके साथ बीती, वो उनको बताई। बहुत सारे एनसीसी कैडेट्स ने उनसे सवाल पूछे, इंडियन आर्मी को लेकर सवाल जवाब हुए, उन सबका जवाब दिया गया। तो आइए दोस्तों, सीईओ पुनीत सर और साथ ही इन दोनों जांबाज योद्धाओं से हम बातचीत करेंगे। कारगिल विजय दिवस, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, 26 जुलाई को मनाया जाने वाला है। और ये पूरा हफ्ता हम कारगिल के वीरों के लिए समर्पित कर रहे हैं। नेशनल कैडेट कोर लखनऊ ग्रुप यूपी डायरेक्टरेट के नेतृत्व में हम लोग ने आज ऐसे ही 2 वीरों को अपने बीच बुलाया है। और ये हम लोग का सौभाग्य है और इन बच्चों का सौभाग्य है कि एक्चुअल ऑपरेशंस में हिस्सा लिए हुए 2 भारत माता के वीर हमारे बीच हैं। और इन्होंने, आपने जैसा अभी देखा है, 1 घंटे तक बच्चों के साथ में बातचीत करी है, अपना ऑपरेशंस के बारे में समझाया, एविएशन के ऑपरेशंस, फाइटर पायलट के ऑपरेशन, फाइटर पायलट की लाइफ और आर्मी एविएशन में तैनात ऑफिसर्स की लाइफ, जवानों की लाइफ और उस वक्त की परिस्थितियां, इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में विस्तार से बताया है। और मुझे यकीन है कि ये काफ़ी अच्छा मोटिवेशन रहा है कैडेट्स के लिए। इनमें से बहुत सारे कैडेट आई एम श्योर कि इस टाइम मोटिवेटेड हैं और भारतीय सेना का हिस्सा बनना चाहते हैं। तो ये याद दिलाता है आज का दिन कि एक साथी और भी था और हम सब के दिलों में उनके लिए इज्जत और प्यार हमेशा बरकरार रहेगा। पहली बात तो कारगिल के बारे में बताना चाहूँगा। मैं श्रीनगर में एक हेलीकॉप्टर यूनिट कमांड कर रहा था। तो मई का महीना था, फर्स्ट वीक। तो मुझे आदेश मिला कि अपनी पूरी फ्लाइट को लेकर मैं कारगिल में जाऊँ। मैं अपनी फ़्लाइट लेकर कारगिल में पहुँच गया और उस समय हमारे पास कुछ खबर थी कि कुछ इंट्रूजन्स हुए हैं कारगिल के पहाड़ियों में। तो सबसे पहला हमारा काम था कि दुश्मन का ठिकानों का पता लगाना। तो हमने काफ़ी रिकॉनेसेंस फ्लाइट्स लॉन्च करी। इलाका बहुत बड़ा था, ये केवल कारगिल नहीं था, ये मशको था, द्रास था, काक्सर था, कारगिल था, बटालिक था, यालदोर था एंड हंडनब्रोक था। कभी 150 किलोमीटर लंबा इलाका था। तो इस इलाके में हमने उड़ान भरी हेलीकॉप्टर से। हमारे पास विजुअल रिकॉनेसेंस था, प्लस हमारे पास कैमरेज होते थे। तो इन हमें सभी के हमने उसको रिकॉर्ड किया और हमें जो भी जानकारी मिली, इसको हमने एक कोलेट किया, सारी जानकारी को, कि दुश्मन कहाँ कहाँ पे हो सकता है, किधर है। और ये जानकारी फिर हमने अपने हायर फॉर्मेशंस को दी कि भाई कुछ इंट्रूजन है, लाइन ऑफ कंट्रोल है उस इलाके में, एलओसी जिसको बोला जाता है। तो अब इसके बाद सवाल था, इसके बाद इनका क्या किया जाए। तो सबसे बड़ा खतरा था कि ये और भी अंदर आ सकते थे। ये जो दुश्मन अभी हमारा इंट्रूड कर सका था, ये और भी अंदर आ सकते थे। और सबसे खतरा हमें था नेशनल हाईवे ब्लॉक होने का। ये नेशनल हाईवे श्रीनगर से कारगिल से होते हुए ले जाता है और ये लाइफलाइन है लेह की। अगर ये नेशनल हाईवे कट गया तो लेह भी कट जाएगा और दुश्मन के लिए बड़ा आसान होगा कि उस इलाके पर कब्जा कर सके। दूसरा ये था कि वो इस स्थिति में भी था कि वो कारगिल और द्रास पे भी कब्जा कर सकता था, क्योंकि वहाँ पे जो हमारी फौज थी उनकी तादाद बहुत कम थी। एक ब्रिगेड थी 4 बटालियंस के साथ और बड़े मुश्किल हालात थे मई के महीने में। और तीसरी बात ये थी कि यहाँ पे फौज को हम इंडक्ट नहीं कर सकते थे, क्योंकि केवल एक रास्ता था और वो रास्ता जोजिला पास से होके आता है और उसमें बहुत बर्फ जमी हुई थी। तो कोई भी मूवमेंट पॉसिबल नहीं था। तो इस स्थिति में फिर हमें आदेश मिला कि आप जितने भी दुश्मन के ठिकाने हैं, इनके ऊपर अपनी ओन आर्टिलरी का फायर लाइए। तो हम दिन रात उड़ते थे और जितने भी दुश्मन के लोकेशन हमें नज़र आती थी, एलओसी के इस पार और एलओसी के उस पार भी, हमने दुश्मन के ठिकानों को ढूंढकर उनको बर्बाद किया। अब इससे ये हुआ कि दुश्मन का जो
अंदर आना था वो थोड़ा सा थमसा गया। और जून का पहले वीक में, मई में हमें कोई सफलता नहीं मिली, मई में हम केवल उनको रोकने में सफल हुए। जून में हमारा जो जोजिला पास था, जो श्रीनगर और कारगिल के बीच में नेशनल हाईवे 1 अल्फा है, वो खुला। उसको फौज ने इंजीनियर की मदद से, बड़े हैवी इक्विपमेंट की मदद से उसको खोला, और फिर श्रीनगर और बाकी जगहों से फौज अंदर इंडक्ट हुई, काफ़ी फॉर्मेशंस अंदर आई। अब हम इस स्थिति में थे कि हम जहाँ पे दुश्मन घुस चुका था उसको बाहर निकालने की स्थिति में थे। और इसमें फिर जब फौज आने के बाद प्लान किया गया कि अब किस तरह इनको टैकल किया जाए। तो सबसे जो ज़रूरी इलाका था वो द्रास में था। द्रास में पाकिस्तान की जो पोजीशन थी बिल्कुल नेशनल हाईवे के ऊपर थी, तो वहाँ पर लॉन्च किए गए अटैक्स। सोलो लिंक था, हम था, 5140 था, टाइगर हिल था और बाकी इलाके थे। इनको अटैक्स हुए इनके ऊपर। हमारा काम था कि इनके ऊपर आर्टिलरी फायर लाना, इनकी दुश्मन की एग्जैक्ट पोजीशन पता करना हवाई सर्वेक्षण से, और फॉर्मेशंस को देना। और इस लड़ाई के दौरान जो भी कैजुअलिटीज होती थी, बहुत कैजुअलिटीज होती थी, उनको उसी लोकेशन से उठाना और उनको इवैक्यूएट करना, हमारे जो घायल सैनिक थे उनको इवैक्यूएट करना। और जो कैजुअलिटीज थे हम इनको इवैक्यूएट करके लिए हमारे फील्ड हॉस्पिटल थे, जो कि जो जिला में फौज ने बनाए थे, उनको हम तुरंत वहीं से उठाते थे लोकेशन से, और इनको हम ले जाते थे फील्ड हॉस्पिटल में। और इस तरीके से हमने तकरीबन 2000 कैजुअलिटीज इवैक्यूएट करी पूरे कारगिल ऑपरेशन के दौरान। और जी सर, आज एनसीसी कैडेट्स के बीच में आप हैं और कैडेट्स ने बहुत सारे सवाल पूछे हैं। जी, तो सर, ये सेशन कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। सबसे पहले तो मुझे एनसीसी कैडेट्स का जोश और उत्साह देख के बहुत अच्छा लगा, और इसके लिए मैं पूरे एनसीसी बटालियन, उनके सीओ साहब, उनके एडम ऑफिसर साहब, जितने इनके एएनओ, इनके पीआई स्टाफ, उनको मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा। इनकी जो ट्रेनिंग है बहुत ही अच्छी है, और ये जो ट्रेनिंग जो पता लगता है इनके जोश और उत्साह से मालूम पड़ता है। और जब मैं कारगिल के बारे में बता रहा था, जो उन्होंने सवाल पूछे, इससे मालूम पड़ता है कि ये कितने जागरूक हैं और इनका जो हौसला कितना बुलंद है। और मुझे लगता है ये सारे के सारे यूनिफॉर्म पहनने के लिए बिल्कुल आतुर हैं। तो मेरी शुभकामनाएं इनके साथ है। मैं चाहता हूँ कि सारे के सारे फौज में जाए और अपने करियर्स में सफल हो और उन्नति करें। करगिल वॉर जब हुआ था 1999 में, उस समय मैं एज अ फ्लाइट लेफ्टिनेंट था 9 स्क्वाड्रन, जो कि आदमपुर जालंधर में उस समय पोजीशन थी। और हम लोगों को आदेश हुआ था सरकार द्वारा कि आप लोग श्रीनगर मूव करें, क्योंकि किसी तरीके का उनको अंदेशा था दूसरी तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से कुछ हरकतें होने का। तो हम लोग 17 मई के दिन यहाँ से आदमपुर से निकले, और हम लोग शुरुआत में जब श्रीनगर लैंड किए तो हम लोगों को काफ़ी रिकॉनेसेंस, जिसके कहते हैं कि आप जाके अपने एरिया से रूबरू होइए और देखिए कि वहाँ पे क्या हरकतें चल रही हैं। तो रिकॉनेसेंस की हम लोगों ने सॉर्टीज़ की शुरू में, आर्मी के साथ काफ़ी ब्रीफिंग्स हुई, उनको जो खबर थी, उनको जो इंटेलिजेंस प्राप्त हुई थी, उसको उन्होंने हम लोगों के साथ साझा किया। और फिर उसके बाद 26 मई से वॉर के लिए जो पाकिस्तानी सोल्जर्स हमारे लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करके हमारे एरिया में थे, उनको भगाने की कवायद शुरू की गई। तो शुरुआत में हम लोगों को स्पष्ट निर्देश थे कि आप लोग सिर्फ इन्हीं को बॉम्ब करके इन्हीं को भगाएंगे और लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस नहीं करेंगे। हम लोगों ने उसी के अनुसार काम करना अपना शुरू किया। ये 1971 के बाद, और ये मेरे ख्याल से हिस्ट्री में पहली बार, इंडियन आर्म फोर्सेस की हिस्ट्री में पहली बार हुआ था कि एयर एलिमेंट पहले लड़ाई के लिए गया। तो 26 मई से हम लोगों ने अपनी बॉम्बिंग शुरू की। जहाँ जहाँ पे भी हम लोगों को इंटेलिजेंस के द्वारा प्राप्त थी सूचनाएं, वहाँ पे हम लोगों ने बॉम्ब गिराए। शुरुआत के दिन में, पहले दूसरे दिन में ही हमारे 2 जहाज गिर गए। MiG-27 में से फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेत, उनके जहाज में कुछ गड़बड़ी हुई, वो इजेक्ट किए, उनको पाकिस्तानी फौजों ने कैप्चर कर लिया। स्क्वाड्रन आहूजा जो उसी मिशन में उनके साथ थे, उनके जहाज को मिसाइल ने हिट किया, वो इजेक्ट किए, उनको मुजाहिदीन ने पकड़ लिया। इस दौरान बाद में अजय आहूजा सर को शहादत भी मिली। हमारे शासन की तरफ से, हमारे गवर्नमेंट की तरफ से एक्टिव रोल प्ले करते हुए पाकिस्तान को इतना प्रेशर दिया गया कि उनको बाद में फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेत को भेजना पड़ा और वो हमारे पास वापस आए। फिर ये लड़ाई काफ़ी दिनों तक चलती रही। मई के महीने में जाके हम लोगों ने पूरी तरीके से जो भी सेंगर्स मतलब जहाँ पे इन लोग क्या करते थे, इन लोग पहाड़ की चोटी में आके
पहाड़ों के पत्थर बोल्डर्स से सारे एरिया को ढक के अपने आप को छुपा लेते थे गड्ढा खोद के। तो वहां पे जितने भी इन लोग छुपे हुए थे इन सबको खदेड़ने में हम लोग कामयाब हुए और इनको वापस भेजा गया। तो ये एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था हमारे लिए, गर्व की बात थी मेरे लिए कि मैं उस पूरे ऑपरेशंस में भारतीय वायुसेना का हिस्सा रहा और अपने नमक का हिसाब चुका पाया जो कि मैंने भारतीय सेना से प्राप्त किया था। सर, आज एनसीसी कैडेट्स के बीच में आप हैं, कई सारे सवाल बच्चों ने पूछे आपसे, तो कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा, इनका एनर्जी लेवल इतना हाई है, इनका जोश इतना हाई है, इन्होंने बहुत क्वेश्चंस किए जिससे ये पता चला कि हाँ इनके अंदर कितनी जागरूकता, कितनी जिज्ञासा है फौज के प्रति और फौज में आने के लिए कितना ये तैयार हैं। तो इन सब से बहुत ही अच्छा लगा और एक सेंस, अब चूंकि हम लोग रिटायर हो चुके हैं तो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी लगती है कि हाँ भारतीय सेना का भविष्य एक उज्जवल हाथों में रहेगा जब ये लोग वर्दी पहनेंगे और भारतीय सेना में अपना रोल निभाएंगे। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरीके से 67 यूपी बटालियन एनसीसी ने आज एक ऐतिहासिक काम किया और कारगिल युद्ध के 2 योद्धाओं को एनसीसी कैडेट्स के बीच में लेकर के आए, संवाद स्थापित हुआ, बहुत सारी चीजें इन यंग कैडेट्स को यानी नई पीढ़ी को सीखने को मिली। देशभक्ति का जज्बा चारों ओर लहरा रहा था। जिस समय तालियों से इन योद्धाओं का स्वागत होता था तो वास्तव में रोंगटे खड़े हो जाते थे। दोस्तों, नेशनल वॉच न्यूज चैनल पर लगातार बने रहिए और देखते ही रहिए ऐसी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियां। धन्यवाद।